हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने उस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और उसमें कुछ जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं। इसी वजह से इनका नाम हो गया है, इस फील्ड का नाम हो गया है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मेंटली रिटार्डेड की भी बात करें, अगर हम एमआर की भी बात करें, तो इन तीनों फील्ड्स में अगर आप इनको अलग अलग समझते हैं तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन के भी बारे में कि एग्जैक्टली इस वर्ड को क्यों हटाया गया, क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं है अब वर्ड। फ्रेंड्स, आईडी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट हमारी कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं कि वो समय के साथ और गंभीर और ज़्यादा बढ़ती हैं, तो इस वजह से इसमें डेवलपमेंटल एक शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वरना तो अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कहें या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कहें, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं आपको मिलेगा। जस्ट अंतर किस चीज़ का है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ इसमें जो है वो ऐड ऑन कर दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहले इसका नाम था, हम लोग पुकारते थे कि मेंटली रिटार्डेड। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जब हमारा 1995 में जब हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, तब इसमें इस मेंटली रिटार्डेड बोलते थे, बट अब हम इसको क्या बोलते हैं, अब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एज अ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, देख लेते हैं। द टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड एज एप्रोप्रिएट बाय द मेन इंटरनेशनल प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक एसोसिएशंस। इसके बाद देख लीजिए, मेंटल रिटार्डेशन इज स्टिल द ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी ऑफ WHO। अदर स्टेट कंट्रीज यूज टर्म सच एज मेंटल हैंडीकैप, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। फ्रेंड्स, इनका कहने का तात्पर्य क्या है? इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर जो एक्सेप्टेबल एक वर्ड हम लोग देखते हैं किसी भी हमारे जो भी बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल वर्ड कौन सा है? एक्सेप्टेबल वर्ड है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ आज भी हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करते, या फिर उसको प्रोनाउंस करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसमें वर्ड क्या है? रिटार्डेड। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये कह क्या रहा है कि आज भी WHO कौन से वर्ड का इस्तेमाल करता है? वो आज भी इस्तेमाल करता है किस चीज़ का? मानसिक मंदता का, मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य राज्यों की आधिकारिक शब्दावली है देश मानसिक विकलांगता, सीखने की अक्षमता, बौद्धिक दुर्बलता शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको यही मेन चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा मेंटली रिटार्डेड जो एक शब्द था, जो एक वर्ड था, जो एक टर्मिनोलॉजी थी, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। रिटार्डेड जब हम लोग वर्ड यूज़ कर लेते हैं, रिटार्डेशन में सारी ही अगर ये श्रेणियाँ गिन रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको मेंटली भी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनमें मेंटली वो ज़्यादा परेशान नहीं है या फिर उनमें ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ नहीं है, माइल्ड लेवल पर डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसको हम रिटार्डेड क्यों कहें, उसको हम रिटार्डेशन क्यों कहें? ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक रीज़न है कि ये हम बोलते हुए ये अच्छा नहीं लगता, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आईडी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। जो भी डिसेबिलिटी होगी, जो डेवलपमेंटल होगी, जो समय के साथ बढ़ेगी, उस डिसेबिलिटी के आगे हम IDD लगा देंगे। और जो हमारी एक स्टैग्नेंट, जो एक ही तरीके की जिस डिसेबिलिटी के साथ बच्चे ने जन्म लिया है, उसी डिसेबिलिटी के साथ बच्चा अगर अपनी ताउम्र रहेगा या फिर पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहेगा और वो घटेगी या बढ़ेगी नहीं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है। Intellectual disability occurs when a person has difficulty with general mental abilities
दिस में इम्पैक्ट देयर, मतलब कि बौद्धिक अक्षमता तब होती है जब किसी व्यक्ति को सामान्य मानसिक क्षमताओं में कठिनाइयाँ होती है। अब आप अपनी पूरी दिन की दिनचर्या की आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब कौन सी होती है, मेंटल प्रोग्रामिंग होती है ना, मेंटल एबिलिटीज़ के हिसाब से करते हैं, बौद्धिक क्षमता के हिसाब से करते हैं, है ना। तो जो हमारे मेंटली रिटार्डेड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिन लोगों को होती है, जिन बच्चों को होती है, वो अपने जो उनके काम हैं, जो डेली मर्रा के काम हैं या फिर उनके जो रेगुलर जो कोर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनमें इतनी मेंटल एबिलिटीज़ नहीं पाई जाती हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और इस मेंटल एबिलिटीज़ की वजह से, मतलब कि अक्षमताओं की वजह से, बौद्धिक अक्षमताओं की वजह से क्या क्या चीज़ हमारी अफेक्ट हो सकती है। एक तो है जी हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जो भी हम लोग दिमाग से काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अधिगम हो गया, मतलब लर्निंग हो गई, ठीक है। जजमेंट, कोई हमें निर्णय लेना हुआ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि समस्या समाधान करना हुआ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच। एक तो होती है हमारी मूर्त सोच, जो कि हम किसी भी चीज़ को, कॉन्क्रीट चीज़ को रख के उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं। बट जो हम बैठे बैठे सोचते हैं, मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं, मेंटल को किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो क्या होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फॉर एग्जांपल आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम कल के बारे में सोच सकते हैं कि हम लोग कल क्या करेंगे, राइट। इसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। भी क्या है, इंटेलेक्चुअल एक हमारी फंक्शनिंग है। मेमोरी, अमूर्त सोच, स्मृति, ठीक है। रीजनिंग, तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एकेडमिक स्किल्स नहीं होती उनके पास। एकेडमिक स्किल्स मतलब पढ़ना लिखना, ये सब मतलब अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो वो पढ़ने योग्य होते हैं। प्रैक्टिकल फंक्शनिंग मतलब व्यवहारिक कामकाज। इसमें क्या होता है देख लीजिए। केयर टास्क सच एज परफॉर्मिंग पर्सनल केयर टास्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कि कोई भी अपना कार्य खुद का, अगर वो सेल्फ केयर का भी कार्य है तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैनेजिंग मनी, हम लोग गिन लेते हैं मनी 10, 20, 30, ये लोग नहीं गिन पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। परफॉर्मिंग वर्क, स्कूल और हाउस टास्क, मतलब कि कुछ भी कार्य अगर हम चाहे वो हम काम से रिलेटेड ले लें या फिर स्कूल से रिलेटेड या फिर हमारा कोई भी घर का टास्क हो गया, तो वो उसे करने में समर्थ होते हैं। बट कब, आफ्टर ट्रेनिंग, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तब वो समर्थ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, इनको किसी न किसी इनके पेरेंट्स की या फिर इनके सिबलिंग्स की, भाई बहनों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको बौद्धिक अक्षमता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब देखिए सोशल फंक्शनिंग, हम लोग सोशल एनिमल्स होते हैं, जो जितने भी ह्यूमन होते हैं, जितने भी हम लोग मानव होते हैं, वो सब एक सोशल एक पर्सनैलिटी होते हैं। हम लोग समाज में जाते हैं, बातचीत करते हैं, समाज से अपने कार्य करते हैं, कार्य करवाते हैं। ठीक है, और ऐसे समाज में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्य होते हैं जो हमें एक सामाजिक तौर पर पूरे करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये उन्हें भी करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे कि क्या क्या हो गए, जैसे कि संकेतों का पालन करना, किसी भी कार्य के परिणामों को समझना। जैसे कोई भी अगर कार्य हुआ है या फिर किसी ने एक डिसीजन लिया है हमारी सोसाइटी ने मिलके, उनके निर्णयों को समझने में, उनके तर्क को समझने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। दोस्त बनाने में ये कौशल ये नहीं रखते हैं। ठीक है, दोस्त इतनी जल्दी से नहीं बन पाते हैं, ये अकेले ही अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जो साथ होता है वो कौन साथ होता है इनके, वो इनके माता पिता होते हैं या फिर इनके घर परिवार वाले, जो कि इनके सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे लोग होते हैं। बाकी ये लोग समाज में इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते बिकॉज ऑफ बौद्धिक अक्षमता, मतलब कि इनके मेंटल एबिलिटीज़ की वजह से। ठीक है, ये नहीं घुल पाते हैं। अब देखिए जी, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है, उसका आईक्यू कितना होता है आप जानते हो? उसका आईक्यू 90 से लेकर 120 के बीच में फॉल करता है। 90 से लेकर 120 के बीच में फॉल करता है आईक्यू। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है फ्रेंड्स,
बट इनके साथ क्या होता है फ्रेंड्स, इनका जो IQ होता है वो देखा गया है कि वो 70 से भी नीचे होता है, मतलब 70 से भी नीचे होता है, कम होता है। और जिनको 70 से नीचे कम अगर उनका IQ होता है, उनको डेली मर्रा के काम करने में, लिविंग स्किल्स, ठीक है, उनको बिहेवियर करने में, या फिर उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या फिर सामाजिक कार्य से रिलेटेड, हर एक चीज़ में जहाँ पर भी हमारी बौद्धिक क्षमताओं की ज़रूरत होती है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये लोग अच्छे से स्टैंड आउट नहीं करते, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग जान पाएँ इनके बारे में। देखिए जी, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, संज्ञानात्मक क्षमता, मतलब कि हमारे में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, सोच विचार करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तर्क वितर्क करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, किसी डिसीजन पे आने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कोई अपना एकेडमिक काम, मतलब कि स्कूल में अगर हम लोग जा रहे हैं, कॉलेजेस में अगर हम लोग जा रहे हैं, तो हम में इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपने लायक और इस समाज के लायक कार्य कर सकें। इनमें वो कैपेबिलिटीज़ की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कैपेबिलिटीज़ अगर थोड़ी बहुत होंगी तो वो उनके खुद के लिए होंगी, जो उनका खुद का एक जीवन व्यापन ठीक से कर पाए, बट इतनी नहीं होंगी कि वो उनको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करे। ठीक है फ्रेंड्स, लर्निंग एंड मेमोरी, सीखना और स्मृति, मतलब इनको जैसे हम लोग कोई चीज़ याद करते हैं, ठीक है, मेमोरी, हमारी मेमोरी जो है वो ठीक काम करती है। लर्न, हम लोग सीख अच्छे से लेते हैं, कोई बच्चा तो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनको लर्निंग में भी दिक्कत आती है। अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन रहता है इनका, जो अटेंशन स्पैन होता है ध्यान लगाने का, मतलब कि आप मान लीजिए किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप किसी सेमिनार में बैठे हैं और आपको वहाँ पे 2.5-3 घंटे बैठे रहना है, आप काफ़ी देर तक अटेंशन, आपका जितना भी अटेंशन स्पैन होगा, आप काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठ सकते हैं। बट ये क्या रहते हैं, एक्टिव से हुए रहते हैं, ये एक जगह पे बहुत देर तक अटेंशन नहीं लगा सकते हैं। बहुत देर क्या, ये 1 मिनट तक भी लगा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो इनमें क्या होता है, लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान लगाने की जो इनमें एक कैपेबिलिटी होती है उसमें कमी होती है। ठीक है, अडेप्टिव स्किल, अडेप्टिव स्किल क्या होती है, अनुकूली कौशल, मतलब कि जैसा हमें काम दिया जाए वैसे ही हम प्रवृत्ति में चेंज हो जाएं। ठीक है, जो हमें काम करना है उसी तरीके से किया जाए। अगर हमें मैथ्स करनी है, हम मैथ्स के तरीके से करें। ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करें, चेंज करें काम के तरीके से। ठीक है, हमें मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई और हमको वहाँ पर जाना है अपना शोक प्रकट करने के लिए, अपना शोक दिखाने के लिए। बट क्या होगा फ्रेंड्स कि इन लोगों को नहीं पता होगा कि हम लोगों को अब या तो मौन रहना है, या चुप रहना है, या ज़्यादा नहीं हंसना है। तो जो भी हम लोग वहाँ पे स्किल दिखाते हैं कि हम कि भाई हम लोग दूसरों को, जिनके भी घर में ये दुर्घटना हुई है, उनके प्रति हम लोग शोक व्यक्त करें, इनको ये चीज़ पता नहीं होती, ये अडेप्ट नहीं कर पाते, सिचुएशन के हिसाब से ये स्किल अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद डिले स्पीच एंड लैंग्वेज, देखिए जी, अगर बौद्धिक अक्षमता होगी तो स्पीच और लैंग्वेज की भी डिले हो सकती है, या फिर ऐसा देखा गया है कि स्पीच और लैंग्वेज बिल्कुल भी डेवलप ना हो, वो अभी भी ब ब ब ब त त त त जो ये वाले सारे वर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं पे ही अटका रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पर जनरली क्या देखा गया है कि इनकी जो जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है वो 8 से 9 महीने में अपनी स्पीच जो है वो डेवलप बहुत अच्छे से करने लग जाता है। बल्कि जब वो जन्म लेता है, जन्म के बाद से ही वो कुछ ना कुछ आवाज़ें, या फिर और उसके बाद क्या होता है, दो जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको मिलाने लगता है, जैसे प प ब ब त त। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये जितना भी हमारे एक नॉर्मल बच्चे का प्रोसेस चलता है ना, इनका प्रोसेस ये बहुत बाद में जाके चलता है, जिस कारण से क्या होता है कि इनकी जो लैंग्वेज होती है, जो इनकी स्पीच होती है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद पढ़े सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब स्वनियमन, मतलब कि जैसे हम लोग खुद बोलते हैं चलो यार काम कर लेता हूँ, खुद हमें पता है कि हमें क्या करना है।
ठीक है, हमें काम करना है, हमें खुद को पता है, हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे। भाई हम उठ के जाएंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे। इनमें सेल्फ रेगुलेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर सिम्टम, अगर मेंटली रिटार्डेड अगर कोई बच्चा है या फिर इंटेलेक्चुअल उसको डिसेबिलिटी है, तो अगर उसमें माइल्ड सिम्टम होंगे तो वो उसको सेल्फ रेगुलेट खुद थोड़ा बहुत कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से, बट इतना एग्जैक्ट नहीं करता है जितना कि एक नॉर्मल चाइल्ड करता है। सेल्फ रेगुलेट मतलब अपने आप से डिसीजन लेना, या अपने आप से स्वयं काम करना, या फिर अपने आप को दिशा निर्देश देना कि भी अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे ऐसी बात करनी है, अब मुझे ये खाना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इनमें लैक होता है, ये इनमें या तो इनमें कमी होती है या फिर किसी किसी बच्चे में बिल्कुल ही नहीं होता है। मतलब सेल्फ रेगुलेट नहीं किया जाता है। अगर मदर उसको खाना खिलाएगी तो वो खा लेगा, वरना पूरे दिन नहीं मांगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, खुद को निर्देश नहीं दे पा रहा है किसी भी तरीके के। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आता है मोटिवेशन। देखिए हमारे जीवन में ना मोटिवेशन, प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। और मोटिवेशन कहीं से भी ली जा सकती है, आपके माता पिता से, आपके भाई बहनों से, अपने यूट्यूब से। ठीक है, और किसी के जैसे कोई भी एक इंसान है, उसने बहुत अच्छा अपनी फील्ड में किया है, तो उससे कहीं से भी मोटिवेशन ली जा सकती है, किताबों से। बट फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है ना कि इनमें अगर सोचने समझने की ही इतनी शक्ति नहीं होगी तो ये मोटिवेशन ना ले पाएंगे और ना ही इनमें कभी खुद से डेवलप हो पाएगी। खुद से डेवलप कैसे होती है? अब आप फॉर एग्जांपल लेके चलिए, पिछले 2-3 साल की बात हो गई, एक बच्चा जो है काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी आया था कि वो IAS बन गया है। वो क्या है, रोड की जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, उसके नीचे बैठ के पढ़ता था। उसके पापा की छोटी सी दुकान थी शायद किसी चीज़ की, तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था। उसके घर में लाइट भी नहीं आती थी, तो उसको खुद से प्रेरणा थी, अंदर से प्रेरणा थी, अंदर से वो बच्चा मोटिवेटेड था कि नहीं, मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो ऐसी ये मोटिवेशन वाली चीज़ें ना तो ये किसी की लेते हैं और ना ही इनमें कभी खुद से मोटिवेशन आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगर कोई माइल्ड बच्चा है तो उसकी बात मैं अलग करूँगी। मोटिवेशन वो थोड़ी बहुत इतनी कर सकता है कि भी मेरे को पढ़ना है या फिर मेरे को ये चीज़ करनी है। बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड या फिर सीवियर लेवल का केस है तो उसमें मोटिवेशन ये लैक होती है, प्रेरणा लैक होती है। ठीक है, नहीं होती है। 8वें नंबर पे है हमारा एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट मतलब कि एक बच्चा फर्स्ट करता है, सेकंड करता है, थर्ड करता है, तो ये हमारे अचीवमेंट्स है। ये पहले इनका जो एक स्टडी का जो एक चीज़ होती है, जो इनको स्कूल्स में सिखाया जाता है, स्पेशल स्कूल्स इनके लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूजन में कम ही आ पाते हैं। मतलब ये इंक्लूसिव स्कूल में ठीक है, बट ये नॉर्मल स्कूल में कम ही इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इनके साथ क्या होता है, जो इनको स्पेशल स्कूल्स में डाला जाता है, स्पेशल स्कूल्स में इनको डेली लिविंग ट्रेनिंग दी जाती है। डेली लिविंग ट्रेनिंग कैसे कि जी अपने ड्रेस ठीक करिए, अपने बाल खुद बनाइए, खुद ब्रश कीजिए, ऐसी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट तो बाद की बात आती है। और जिनमें ऐसे सिम्टम है कि भाई वो माइल्ड है बच्चा, थोड़ा सा उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ उसमें थोड़ी सी है, तो इन बच्चों के साथ क्या होता है कि इनको एकेडमिक अचीवमेंट दी जाती है, बट बिल्कुल इक्वल लेवल की आप नहीं दे सकते जो आप एक नॉर्मल चाइल्ड को देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। देखिए फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग एक इसमें ही एक टाइप जब हम इसके पढ़ेंगे तो हमारा एक वर्ड आएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एक आएगा फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये हाइपर एक्टिव होते हैं, ये फिज़िकली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यहाँ पर बैठे रहना है, काफ़ी देर तक बैठे रहना है, तो ये फिज़िकली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये फ्लैप करने लग जाएंगे अपने हैंड को, ये इधर उधर भागने लग जाएंगे, या फिर इनका ध्यान नहीं लगेगा, जो कि हमने अटेंशन की बात करी। और फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, जो फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या होता है ना कि बच्चे का जो फेस है वो लंबा हो जाता है। ठीक है,
कुछ जेनेटिक कंडीशन की वजह से उसका फेस लंबा हो जाता है, उसके कान बड़े हो जाते हैं। तो ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी कुछ आते हैं। एक आता है डाउन सिंड्रोम, इसके नीचे टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें एक आएगा डाउन सिंड्रोम। तो उसके फिजिकल जो फीचर्स हैं ना फेस के, वो ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो इसमें जो हमारी फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि लिखना है या फिर कुछ भी काम करना है फिज़िकली, ठीक है, ये उसको अपने ढंग से करेंगे अगर करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ये मनमौजी होते हैं, इनका मन में आया तो ये करेंगे, नहीं मन में आया तो ये नहीं भी करते हैं। और 10th पॉइंट है हमारा हाइपर एक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, अपनी जो बॉडी की जो एक एनर्जी होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो ये फिज़िकली एक अनवांटेड सा बिहेवियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पैर जंप कर रहे हैं तो जंप ही कर रहे हैं, पैर कहीं पे अगर मार रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल ही खेल रहे हैं, भाग रहे हैं तो भाग ही रहे हैं। इन्हें वो जो इनके अंदर जो एनर्जी एक स्टोर होती रहती है ना, उसको ये कहीं ना कहीं किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज करके उसको एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, उन्हें नहीं पता होता कि एनर्जी इतनी है बॉडी में या फिर मुझे ये करना है या नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिवियरिटी बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। देखिए जी, जो कि अभी मैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर की बात कर रही थी, तो ये कैटेगरीज कुछ बांटी हुई हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए कि अगर आपका जो IQ है वो 50 से लेकर 70 है तो आप माइल्ड कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका IQ 35 से लेकर 49 है तो आप मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे। सीवियर में 20 से लेकर 35 तक। बिलो 20 मतलब बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो भी हमने ऊपर लक्षण पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो सारी की सारी आपको इनमें मिल जाएगी। ठीक है, किसमें? प्रोफाउंड जिनका लेवल होता है। ठीक है, और अब देख लीजिए माइल्ड वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको जर्नली उनको इंक्लूसिव स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है कि तो फ्रेंड्स माइल्ड लेवल के जितने भी बच्चे होते हैं ये पढ़ने योग्य होते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं देखी जाती है या फिर ज़्यादा इनमें कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। इनमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये लोग पढ़ने योग्य होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको कुछ बोला जाए, इंस्ट्रक्शन दिए जाए तो उसको ये फॉलो कर पाते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात कि ये इनमें ज़्यादा इशू नहीं होता हाइपर एक्टिवनेस का। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपर एक्टिवनेस का ज़्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगर मॉडरेट की हम लोग बात करें तो ये मॉडरेट वाले जो बच्चे होते हैं इनको हम बेसिक एकेडमिक चीज़ें दे सकते हैं, बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ABC हो गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल हो गया, क ख ग हो गया। तो ये जितने भी थोड़े बेसिक वर्ड्स होते हैं या फिर बेसिक लेटर्स होते हैं, इनमें इनको पढ़ने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, जो ये गंभीर अवस्था वाले जितने भी सीवियर लेवल के होते हैं, अकेडमिक्स नहीं सिखाया जाता है। इनको क्या करा जाता है? इनको सेल्फ केयर सिखाई जाती है। ठीक है, अपना ध्यान स्वयं खुद कैसे रखें, ये चीज़ सिखाई जाती है इनको। ठीक है, ब्रश कैसे करना है, नहाना कैसे है, ये सारी चीज़ें इनमें इनको सिखाई जाती है। प्रोफाउंड लेवल के जितने भी बच्चे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है केयर की। ठीक है, केयर की ज़रूरत पड़ती है, इनको ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इनको ट्रेन किया जाता है ना किसी इंसान को, वैसे इनको ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनको ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अपने माइंड की जो स्टेट है कि स्टेबल स्टेट है उसमें रहते ही नहीं है, ये अलग ही लेवल मतलब रहते हैं। इसमें जर्नली कौन होते हैं? ऑटिस्टिक बच्चे आ जाते हैं इसमें, ऑटिस्टिक। ठीक है, जिनको ऑटिज़म होता है, ऐसे बच्चे इसमें जर्नली पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चारों की चारों कैटेगरीज याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले जो मेंटली रिटार्डेड की जो हमारी जो डेफिनेशन होती थी, तो मेंटल रिटार्डेड जितने भी बच्चे होते थे उनको किसी भी श्रेणी में या फिर उनके डिसेबिलिटी के टाइप के हिसाब से उनको नहीं बांटा जाता था, उनको उनके डिग्रीज़ के हिसाब से, IQ की डिग्री के हिसाब से ही उनका वर्गीकरण होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये चारों की चारों याद रखनी है। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि 20 से चलिएगा, प्रोफाउंड से चलिएगा और उल्टे चल के देखिए।
20 से 34, यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 49, 49 से यहाँ पे आ गया 50, देन 70, एक एक बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक बढ़ रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसके मैं टाइप बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डेवलपमेंटल कुछ चीज़ें जो है वो जोड़ी गई हैं जिसके करके इस फील्ड को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का नाम दिया गया। तो सबसे पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम। आपने ये बच्चे देखे भी होंगे पहले अपनी ज़िंदगी में, आपने कभी ना कभी ये बच्चे ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, इनका फेस स्ट्रक्चर देख लीजिए। इनकी जो आइज़ होती है वो पफी सी आइज़ होती है, मून शेप्ड आइज़ होती है। जैसे हमारा मून होता है ना, छोटा सा, ऐसे मून शेप्ड आइज़ होती है इनकी। ठीक है, जनरली क्या होगा, इनकी जीभ बाहर निकली होगी। जीभ जो होती है इनकी भारी होती है और अंदर जो है वो सलाइवा कम बनता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जीभ को जो है बाहर रखते हैं, उनको उससे ब्रीथिंग में ईजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पीछे देखिए कि इनकी जो ये नेक का स्ट्रक्चर है ये भी आम बच्चों से थोड़ा छोटा होता है। समझ गए फ्रेंड्स। इनके जैसे आप एक नॉर्मल पैर देखेंगे, जैसे आप एक नॉर्मल पैर देखेंगे तो हमारे पैरों में क्या होता है ना कि छोटे छोटे, जैसे हाथ में हमारी रेखाएं होती है ना, वो होते हैं, तो पैरों में भी रेखाएं होती है। बट इनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इनके पैर ना ऐसे, जैसे इसकी गर्दन इकट्ठी हो रही है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है इनके पैरों में भी। यहाँ पे रेखाएं बनी होती है और यहाँ पे जो है ऐसे इनकी जो स्किन है वो इकट्ठी सी हुई रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, शायद आप लोगों ने ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे क्योंकि इनके जर्नली फेस ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, इनको स्पीच में भी दिक्कत आती है। ठीक है, ये कोई कोई बच्चे होते हैं ये हाइपर एक्टिव भी होते हैं, ये स्लो लर्नर भी होते हैं, इनको लर्न करने में बड़ी परेशानियां होती हैं। अगर वो एकेडमिक्स में भी चले जाते हैं तो ये स्लो लर्नर भी बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे काफ़ी सारी इनमें जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं। तो टाइप नंबर 1 है हमारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है जी, अब मैं जिसकी बात कर रही थी वो है, ये है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, कमज़ोर एक्स लक्षण। ये एक्स जो लिखा हुआ है ना, इसमें एक्स एक क्रोमोसोम होता है, उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट होता है जो कि एक प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर में, प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन बनाता है और वो ये प्रोटीन जो है वो हर एक के शरीर में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये प्रोटीन नहीं बनता है तो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कारक होता है किसका, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग का। फंक्शन करने में ये प्रोटीन क्या है, हमारा यूज़ में आता है और ये प्रोटीन हर किसी के शरीर में बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बच्चों में क्या होता है कि ये वाला जो प्रोटीन हमें हमारे शरीर में जो बनना चाहिए ये नहीं बन पाता है, किसी एक्स क्रोमोसोम की वजह से। एक जीन होता है इसमें से निकलता है, तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से ये जो हमारा प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है। बनता है तो वो एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं बनता है, सही तरीके से नहीं बनता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और होने के चांसेस क्या होता ही होता है अगर वो प्रोटीन नहीं बनता है तो एक्स नाम का जो भी ये क्रोमोसोम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए। और वो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग करने में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका फेस स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक तो इनका फेस स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, लंबा होता है, आम चेहरों से लंबा होता है। और ये वाली जो इनकी जॉ लाइन होता है, जॉ लाइन जो इनकी होती है ये काफ़ी ब्रॉड मानी जाती है। ठीक है, प्रोमिनेंट मानी जाती है। ये वाली जॉ लाइन ऐसी होती है जनरली। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे वो आएगा सेमी सर्कल टाइप। और इनकी ये जो जॉ लाइन होती है ये बड़ी स्टिफ एंड स्ट्रेट होती है। ठीक है, सीधी सीधी सी। इसके बाद लंबे, इनका जो फेस होगा वो लंबा होगा, इनका जो फेस होगा वो लंबा होगा, जॉ लाइन होगी जो बहुत ही स्ट्रेट होगी। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, आम लोगों से काफ़ी बड़े बड़े कान होते हैं इनके। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो माथा होगा वो भी जनरली लोगों से आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए।
इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, जनरली क्या होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है। इनमें एकेडमिक अचीवमेंट तो ये कर लेते हैं बट ज़्यादा अच्छे से नहीं। और इनमें सिम्टम्स कैसे पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, माइल्ड से लेकर मॉडरेट लेवल तक, माइल्ड से लेकर मॉडरेट लेवल तक इनका इंटेलिजेंस होता है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक ये जा सकते हैं, इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब अल्कोहल से आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा कि जो भी या तो माँ बनने वाली है या फिर जिनके गर्भ में अभी भी एक बच्चा है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो अल्कोहल का सेवन करती हैं तो ये इंटेलिजेंस प्रॉब्लम हो जाती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। इन बच्चों के भी फेस अलग से आपको पता लग जाएगा। इनकी जनरली क्या होती है, शॉर्ट नोज़ होती है, बहुत छोटी सी नाक होती है फेस पर, ठीक है। आईज़ इनकी जनरली बहुत स्मॉल मिलेंगी आपको, बहुत स्मॉल, ठीक है। होठ जो होगा इनका ऊपर वाला वो बहुत पतला होगा, ठीक है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक जो इनका गैप होता है, होठ से लेकर नाक के बीच में जो हमारा गैप होता है, इसमें सबसे पहली बात जो हमारा थोड़ा सा कट होता है, ये कट नहीं होता। दूसरी चीज़, इनकी ये चीज़ काफ़ी लॉन्ग होती है, लंबी होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारे कट होते हैं फेसेस में, ठीक है, जो कि हमारे फेस को बनाते हैं। कट होते हैं ना यहाँ पे, इनका बिल्कुल फ्लैट मिड फेस होता है यहाँ का, ठीक है। इनमें कोई भी कटवट आपको नहीं दिखेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ये फ्लैट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाली जो दोनों चीज़ें जो होती हैं ये दबी हुई सी होती हैं, दबी हुई सी। आँखों के बीच वाली ये जो चीज़ होती है जो नोज़ पे आती है, ये दबी हुई सी होती है, समझ गए फ्रेंड्स। और इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण यही है कि अगर माँ अल्कोहल का सेवन या फिर ड्रग्स का सेवन ज़्यादा करे अपनी प्रेगनेंसी में, ज़्यादा क्या करे ही अगर प्रेगनेंसी में, तो इन बच्चों के होने के चांसेस होते हैं, और जो कि सीधा सीधा असर डालते हैं किस पर, ब्रेन पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें दो कंडीशन बताई गई है जब भी नाम आ जाए हाइड्रो का मतलब होता है कुछ भी बड़ा। हाइड्रोसिफेलिस का मतलब, देखिए ये आम बच्चे का ब्रेन है और इनका जनरली क्या होता है, ये ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाए, मतलब पानी तरल एक पदार्थ बढ़ जाए, ठीक है, या फिर इसकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए, ठोस हो जाए, मोटी हो जाए, ठीक है। तो इस कारण इनका जो ये फेस जो हेड का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इनको क्या होता है, हाइड्रोसिफेलिस होता है। ये बीमारी का नाम है हाइड्रोसिफेलिस, और ये जन्म से पहले ही माँ के पेट से ही ऐसे बच्चे आते हैं, समझ गए फ्रेंड्स। और इनको क्या देखा गया है कि इनको इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद माइक्रोसिफेलिस, जहाँ पे माइक्रो आ जाए, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। इनका जनरली क्या देखा गया है कि नॉर्मल बच्चे का सर है, इनका क्या है, ये नॉर्मल सर से इनके सर जो होते हैं पीछे वाला हिस्सा वो बहुत ही छोटा होता है। आपको जो इसका आगे वाला फेस है वो थोड़ा बहुत सिमिलर लग सकता है, बट जो इसका ये जो पीछे वाला जो सर होता है ये आम बच्चों से काफ़ी छोटा होता है। तो ये दोनों बीमारियां भी हो गई हमारी, सर बड़ा होना हाइड्रोसिफेलिस, छोटा होना माइक्रोसिफेलिस, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एस्पर्जर सिंड्रोम, देखिए जी ऑटिज़म नाम आता है इसका, अगर आपको ये एस्पर्जर सिंड्रोम नाम ना दिया जाए तो ऑटिज़म भी अगर आ जाए, इसमें ऑटिज़म अगर लिखा हुआ हो तो आपका वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब देख लीजिए इसके बारे में क्या बोला गया है कि ऑटिज़म की एक कंडीशन होती है, एक काइंड होता है जिसको हम बोलते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑटिज़म। ऑटिज़म का ही एक तरीके का एक फॉर्म होता है इन विच चाइल्ड हैज़ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। एवरेज हमने पता किया था ऊपर, ये क्या होता है, नॉर्मल इंसानों का क्या एवरेज हमारा आईक्यू होता है, इनका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज से भी कम होता है, और ये क्या कहलाते हैं, एस्पर्जर सिंड्रोम। देखिए जी अगर कहीं पे ऑटिज़म लिखा हो तब भी ठीक है, एस्पर्जर सिंड्रोम लिखा हो तब भी ठीक है, ठीक है। ऑटिज़म के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया, इनका आम लोगों से अलग ही इनकी दुनिया रहती है, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं।
हमें नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, किस चीज़ पे थिंक कर रहे हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, सोशलाइज नहीं होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं ज़्यादा, ठीक है। और ये 3 साल से पहले पहले ऑनसेट हो जाता है, मतलब 3 साल से पहले पहले ऑटिज़म हो जाता है जिसको होना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो ये 4 चीज़ें आप लोग ये 4-5 चीज़ें कंडीशन मैंने आपको बताई है। सबसे पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा हमारा है फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, इसके बाद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलिस, माइक्रोसिफेलिस और एस्पर्जर सिंड्रोम या फिर ऑटिज़म। अब देख लीजिए इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो प्री नेटल भी हो सकते हैं, जन्म से पूर्व भी होते हैं, जन्म के पश्चात भी होते हैं, और ड्यूरिंग नेटल भी होते हैं, मतलब जन्म के दौरान भी होती हैं कुछ कंडीशंस ऐसी, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो मैंने आपको बताया था जेनेटिक कंडीशन, जिसमें हमने एक्स सिंड्रोम की बात करी थी, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम की बात करी थी। और फ्रेंड जो हमने सबसे पहला पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 21 जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। 21 का जो क्रोमोसोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली हमारे क्रोमोसोम 2 देखे जाते हैं, या तो एक्स में होगा ऐसे, या फिर ऐसे करके कुछ होगा, बट इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 3 क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, और वो भी छोटे छोटे, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। मान लीजिए ये 11वें नंबर का क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए ये 20 नंबर का क्रोमोसोम है, और ये 21 का है, ठीक है। तो इसके क्रोमोसोम क्या है, बढ़ते ही नहीं है, छोटे छोटे रहते हैं, और एक जो है इसमें एक्स्ट्रा रहता है, समझ गए फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, तो 21 वाला रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लीजिए कॉजेज, जैसे कि मैंने आपको बताया जेनेटिक कंडीशंस, जेनेटिक कंडीशंस हो, माँ पहले से ही अल्कोहल लेने लग जाए, स्मोक करने लग जाए, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लग जाए, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। या फिर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे कि फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि वो एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन नहीं बना पाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, जेनेटिक कंडीशंस है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसकी वजह से आएगी, या तो माँ मैल न्यूट्रिशन है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको मारा पीटा जा रहा है, या फिर वो कहीं से गिर गई है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस वजह से हमें एक रेगुलर कंसल्ट में रहना चाहिए, किसके साथ, गायनोकोलॉजिस्ट के साथ। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सीधा बच्चे के दिमाग पर या फिर उसके शरीर पर असर डाल सकती है। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, अल्कोहल और ड्रग्स। इसके बाद इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कोरोना भी चल रहा है, इस चीज़ का भी इन्फेक्शन, कोरोना की वजह से कितनी हार्श हमें दवाइयाँ लेनी पड़ी, ठीक है। इसके बाद हमारा अभी जो रिसेंटली में चल रहा है वो एक कोई मंकी इन्फेक्शन है, उससे पहले हमारा टीबी चला था। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है इसमें। इलनेस, माँ को कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, जब गर्भ में बच्चा है उस दौरान कोई बीमारी हो जाए, कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए जो कि सीधा दिमाग पर असर डाले। मेल न्यूट्रिशन मैंने आपको बता ही दिया। कुपोषण, पोषण अच्छे से ना मिल रहा हो, सिर पर चोट आ जाना, ये क्या हो सकता है, ये पोस्ट नेटल है, बर्थ के बाद का है। कोई भी अगर जैसे बच्चे का ये जो स्कल है ना ऊपर का, ये बहुत दिनों बाद बनना, कठोर होना शुरू होता है, टाइट होना शुरू होता है। अगर पहले ही इस पे इंजरी हो जाए, या फिर चलो बाद में भी होती है, तब भी पूरे चांसेस होते हैं कि इंटेलिजेंस अफेक्ट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सीवियर नेग्लेक्ट और अब्यूज़, देखिए ये जन्म से पूर्व की भी बात है और जन्म के बाद की भी बात है। जन्म से बाद की बात मतलब कि घर में कोई ऐसा सिनेरियो हो रहा हो, कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो रहा हो जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अकेले छोड़ दिया जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो ये सारा जो असर है वो उसके दिमाग पर जाएगा, ठीक है। अब ये नेग्लेक्ट और अब्यूज़, गंभीर जो उपेक्षा होती है या फिर दुर्व्यवहार होता है, ये माँ के साथ भी हो सकता है जब वो उसके जो बच्चा है वो गर्भ में है, तब भी ये जो प्रॉब्लम है ये आ सकती है, किस चीज़ की, इंटेलिजेंस की। इसके बाद प्री मैच्योर बर्थ, जन्म से पहले बर्थ हो जाना, ब्रेन ना बनना, ठीक है। अस्फेक्सिया, दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बच्चे में ऑक्सीजन ना जा पाना। और कोई ऐसे चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने ऑटिज़म बताया, उसका हमें कॉज पता ही नहीं। कभी कभी हमें कारण जो होते हैं इनके, कि भाई इसे इंटेलिजेंस प्रॉब्लम हो कैसे गई, उसके कारण हमें पता ही नहीं होते, साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए हैं।
ठीक है, जिसमें से कि एक है हमारा ऑटिज़म। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? एंड चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको आईडी एंड आईडीडी के बारे में फ़र्क और मेंटली रिटार्डेशन के बारे में फ़र्क पता लग गया होगा, और इसके टाइप्स, कॉजेज़, सिम्टम्स सब आपको पता लग गए होंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखने के लिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड फ्रेंड्स, डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।